नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। इसके पहले कि मैं आज की अपराध की एक घटना आपको बताना शुरू करूं, एक बार फिर से आज 2022 के पहले दिन मैं अपने किस्सागोई परिवार के सभी सदस्यों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ किस्सागोई फैमिली। नया साल किस्सागोई परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका ये साल आपके लिए अच्छा हो, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, आपके परिवार के लिए अच्छा हो, आपकी उन्नति के लिए अच्छा हो, आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा हो, आपके अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छा हो, आपकी धन संपदा के लिए अच्छा हो। ऐसी मेरी ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना है, कामना है। आज का वाकया 23 जुलाई 1999 का है। लखनऊ में विधायकों के निवास के लिए एक बिल्डिंग है, ओसीआर बिल्डिंग, जिसमें विधायक, मंत्री और दूसरे दीगर वीआईपी लोग जैसे बड़े पत्रकार, किसी भी कमेटी के चेयरमैन, किसी जो आप कहते हैं कि बहुत ढेर सारे निगम हैं उनके चेयरमैन, फेडरेशंस के चेयरमैन, ये सभी रसूखदार लोग वहाँ पर रहते हैं। पहले ब्रिटिश पीरियड में इसको ओल्ड काउंसिलर्स रेजिडेंस कहा जाता था, इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में आजकल आज की तारीख में इसे ओसीआर बिल्डिंग कहते हैं। ओसीआर बिल्डिंग से खगी सिंह बिस्ट, पास में ही थाना हुसैनगंज है, हुसैनगंज थाने का ही जुरिस्डिक्शन है ओसीआर बिल्डिंग पर। हुसैनगंज थाना पहुंचे। उन्होंने जो भी लोग वहां उपस्थित थे उनको अपना परिचय बताया कि मैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तरांचल विकास मंत्रालय के, उनका सरकारी ड्राइवर हूं। ओसीआर बिल्डिंग की 12वीं मंजिल के आवास संख्या 1204 में पत्नी और पुत्र अमर सिंह, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, उसके साथ रहता हूं। यह आवास गढ़वाल जनपद के विधान परिषद सदस्य यानी एमएलसी श्री तीरथ सिंह रावत का है। श्री रावत जब लखनऊ में आते हैं तो वो भी इसी मकान में, इसी फ्लैट में जो उन्हीं को आवंटित है, आकर रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि खगी सिंह बिस्ट और तीरथ सिंह रावत रिश्ते में आपस में भाई भाई भी लगते थे। मंत्री जी श्री रमेश पोखरियाल निशंक 11वीं मंजिल के आवास संख्या 1104 में रहते थे और खगी सिंह बिस्ट जो थाने पर गए थे वो 12वीं मंजिल की फ्लैट संख्या 1204 में रहते थे। कहने का आशय ये कि खगी सिंह बिस्ट जो तीरथ सिंह रावत एमएलसी के आवंटित फ्लैट में रहते थे और माननीय मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक वो उसके ठीक नीचे वाले तल पर, उसी ब्लॉक में, उसी फ्लैट के ठीक नीचे वाले फ्लैट यानी 1204 में रहते थे। श्री रमेश पोखरियाल निशंक उस समय 99 में उत्तरांचल विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री थे। बाद में वो उत्तरांचल के मुख्यमंत्री हुए। उसके भी बाद वो केंद्रीय कैबिनेट में शिक्षा मंत्री हुए। वर्तमान में वो बीजेपी के सांसद उत्तराखंड से हैं। मंत्री जी का ड्राइवर होने के नाते उनकी बात ध्यान से सुनी गई। थाने पर मौजूद मुंशी दीवान ने थानाध्यक्ष यानी इंस्पेक्टर हुसैनगंज को बताया कि एक समस्या को लेकर माननीय मंत्री जी के ड्राइवर स्वयं आए हैं। इंस्पेक्टर साहब भी पहुंच गए और उन्होंने उसकी खगी सिंह बिस्ट की बात को सुना। खगी सिंह ने बताया कि मेरा बेटा अमर सिंह, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, वो शाम को 6 बजे स्कूल से वापस आया। वापस आने के बाद वो खेलने के लिए बाहर निकला और उसके बाद से उसका पता नहीं लग रहा है। वो सेंट्रल स्कूल में कक्षा 6 का विद्यार्थी है। शाम को 6 बजे, 5:30 बजे वो स्कूल से आ जाता है, खाना पीना खाता है और 6 बजे सामान्य रूप से खेलने चला जाता है। 1 घंटा खेलने के बाद जब हल्का धुंधलका होता है तो वो घर वापस आ जाता है। आज जिस दिन वो शिकायत करने गए थे, आज
कोई 7 साढ़े 7 बज गए, लेकिन जब वो नहीं आया तो इनको खगी सिंह बिष्ट को उनकी पत्नी ने खबर की कि अमर सिंह अभी तक खेलने कूदने के बाद लौटा नहीं है। खगी सिंह बिष्ट भी ओसीआर बिल्डिंग पहुंच गए। उन्होंने सभी संभावित स्थानों पर तलाश किया, उसके दोस्तों से बातचीत की, वो जहां जहां जाता था जिसके बारे में पता लगा वहां तक गए, लेकिन बच्चे का कोई पता नहीं लगा। घबराकर 9:30 बजे वो थाना हुसैनगंज पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने जब ये बात सुनी तो उसको भी ऐसा लगा कि कोई न कोई बात ज़रूर है। एक तो ये है, इसके लिए भी चलना चाहिए, दूसरा ये चलना इसलिए भी कि वो कैबिनेट मंत्री का ड्राइवर है, शिकायत होने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अपने दल बल के साथ वो ओसीआर बिल्डिंग पहुंच गए। ओसीआर में उन्होंने ब्लॉक बी में, जिसमें ये रहते थे, वहाँ पर पूरा तलाश किया, सारे लिफ्ट ऑपरेटर्स को बुलाया, जो वहाँ और सभी मंत्रियों और विधायकों के आवासों पर कोई न कोई प्राइवेट कर्मचारी भी रहता है, उनसे बात की, या उनके स्टाफ के जो लोग थे उनसे बात की, लेकिन अमर सिंह बिष्ट का कोई पता नहीं चला। 12 बजे तक, रात तक पुलिस ने सारी एक्सरसाइज कर ली। आसपास की दुकानें, जिन दुकानों से उसकी माँ उसे सामान लेने के लिए भेजती थी, उन दुकानों पर, और खाने पीने की जो और दुकानें हैं जहाँ से सामान्य रूप से वो खाने पीने का सामान लेता था या खाता था, वहाँ भी सब जगह पूछताछ कर ली। दुकानें भी 12 साढ़े 12 बजे तक बंद हो गईं। तो ये कह के कि आप भी ढूंढिए, आपको कुछ पता लगता है तो आप हमें फ़ौरन थाने के फ़ोन पर इत्तला करिए, हम खुद भी आ जाएंगे। पुलिस वापस हुसैनगंज थाने चली गई। पूरी रात ढूंढा उन्होंने, उनके पिता ने, खगी सिंह बिष्ट ने। अगले दिन पूरा दिन ढूंढा, लेकिन अमर सिंह बिष्ट का पता नहीं लगा। उसके साथ के और जो ड्राइवर, क्लास 4th एम्प्लॉयज़ जो सरकारी हैं, उनके परिवार ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन अमर सिंह बिष्ट का पता नहीं लगा। रात में फिर करीब 8 साढ़े 8 बजे खगी सिंह बिष्ट थाने पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि साहब, पूरा दिन हमने तलाश किया, मेरे बेटे का कहीं भी पता नहीं लग रहा है। अब मुझे आशंका है कि उसका अपहरण हो गया है। लिहाजा उन्होंने अपनी गुमशुदगी को, जो उन्होंने लिखवाई थी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने पूरी बात बताई, इंस्पेक्टर ने बच्चे का हुलिया, पहना हुआ कपड़ा, ये सब करा के और अपनी कार्रवाई पूरी कर दी, ताकि किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, और उसकी गुमशुदगी लिख ली गई थी एक दिन पहले ही, रात में करीबन 10 बजे। अगले दिन जब उन्होंने कहा कि मुझे पूरी आशंका है कि उसका अपहरण हुआ है, तो अपहरण की धाराओं में जो गुमशुदगी लिखी गई थी उसको तरमीम करके प्रॉपर FIR दर्ज की गई। खगी सिंह बिष्ट ने यह कहा कि मैं जानता हूं कि गुमशुदगी में पुलिस बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन FIR दर्ज होने के बाद वो हाथ पैर ज़रूर मारती है, इसलिए मैंने ये FIR दर्ज करा दी है। 24 की पूरी रात भी सब लोग अपने सारे नाथित्य के साथ ढूंढते रहे कि कहीं रिश्तेदारी में तो नहीं चला गया, लेकिन कहीं पता नहीं लगा। 25 तारीख की सुबह 8:30 पौने 9 बजे OCR के B ब्लॉक में नीचे लिफ्ट में चढ़ने के लिए जो लोग इकट्ठा रहते हैं, वेट करते हैं कि नीचे आए तो हम ऊपर जाएं, या ऊपर से जो लोग आ रहे थे, उनको थोड़ी थोड़ी दुर्गंध ग्राउंड फ्लोर पर महसूस हो रही थी। जो लोग वेट कर रहे थे नीचे लिफ्ट के आने का, उनमें फुसफुसाहट भी थी कि पता नहीं क्या मर गया है, लेकिन अंदाज उस समय सबका यही था कि ऐसा लगता है कि लिफ्ट में कहीं पर कोई चूहा दब गया हो या मर गया हो, चूहे की दुर्गंध आ रही है, मरने की दुर्गंध आ रही है। धीरे धीरे दोपहर 12 साढ़े 12 बजे तक ये दुर्गंध बहुत तेज हो गई। तो वहाँ के जो स्टाफ के लोग थे, जो अलग अलग विधायकों मंत्रियों के यहाँ जो सहायक रहते हैं या प्राइवेट उनके नौकर थे, उन्होंने मेंटेनेंस, जो A ब्लॉक में किनारे बना हुआ है उसका प्रॉपर एक कमरा बना हुआ है मेंटेनेंस का, लोग अपने यहाँ के इलेक्ट्रिक की और बाकी चीज़ों की शिकायत वहाँ किया करते हैं। तो वहाँ पर जाकर ये बताया गया कि B ब्लॉक के लिफ्ट संख्या 3 के नीचे से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी है। मेंटेनेंस वाले फौरन भाग कर गए और उन्होंने भी ये नोटिस किया कि वहाँ पर बहुत तेज बदबू आ रही है। मेंटेनेंस वालों ने तुरंत अंदाज लगाया कि ये बदबू चूहे के मरने की संभव नहीं है, क्योंकि चूहे के मरने की शिकायत बराबर
कभी फ्लैट में से कभी बाहर आती रहती है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ये चूहे के मरने या चूहे के मरने से फैलने वाली दुर्गंध नहीं लगती है। ये या तो कोई बड़ा जानवर इसमें चला गया है या कोई गड़बड़ है। जानवर के जाने का, लिफ्ट की पिट में जाने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए घबराकर उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस भी आ गई और यह कहा गया कि हम इसकी प्लेट को खोल के पिट का रास्ता निकालते हैं। ऐसा लगता है कि पिट में कोई चीज़ मरी हुई पड़ी है, चाहे वो जानवर हो या कोई शव हो। सशंकित सभी लोग थे। पुलिस आई, चाबी से उसका वो जो प्लेट होती है वो निकाली गई। पिट उसको कहते हैं जो लिफ्ट के सबसे निचले वाले भाग से भी 7-8 फीट का नीचे गड्ढा होता है। शायद वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह इस्तेमाल किया जाता होगा कि कोई टेक्निकल गड़बड़ी होने पर लिफ्ट अगर नीचे चली जाए तो वो एकदम से किसी ठोस धरातल पर न पहुंचे, जिससे उस पर जो उस लोग उसके भीतर हों उन्हें चोट लगे। या फिर मेंटेनेंस के दृष्टिकोण से वो 7-8 फीट का एक गड्ढा सा होता है जिसे लिफ्ट का पिट कहते हैं। जब वो प्लेट से खोला गया, चाबी लगा के और टेक्निकली जैसे भी खोलते हैं, तो देखा उसमें लाश पड़ी हुई थी और जिन कपड़ों में अमर सिंह बिष्ट की तलाश की जा रही थी वही कपड़े टॉर्च की रोशनी में दिखाई पड़े। बिल्कुल आग की तरह ये बात पूरे ओसीआर बिल्डिंग में फैल गई। ओसीआर बिल्डिंग में रहने वाले सभी नौकर चाकर, तमाम विधायक, मंत्री, ड्राइवर और जो उनके गनर शैडो होते हैं वो सब वहाँ इकट्ठा हुए। सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस ने जल्दी से पिट में से उस शव को निकाला। ये शव, हालांकि शव बहुत सड़ गल सा गया था, करीब 4 दिन का हो गया होगा, 3 दिन और 1 रात का, तो इसलिए वो डी शेप्ड हो गया था। बहुत दुर्गंध आ रही थी, लेकिन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं थी। ये लाश अमर सिंह बिष्ट 11 वर्षीय बालक की ही थी। पुलिस ने लाश को बाहर निकालकर ओसीआर बिल्डिंग के पीछे वाली थोड़ी सी खाली जगह है, वहां पुलिस ले गई। वहीं पर पंचायतनामा भरा और उसको सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना बहुत सनसनीखेज इसलिए भी थी कि कोई साल भर पहले इसी इलाके में, यानी विधानसभा परिसर, विधायक निवास, रॉयल होटल, ओसीआर बिल्डिंग और इस आसपास के इलाके में एक के बाद एक बहुत छोटी उम्र के बच्चों की 10-12 लाशें मिली थी। कोई मेनहोल के ढक्कन के भीतर, कोई सरकारी गाड़ियों की डिग्गी में, कोई झाड़ियों में, इस तरह से मिली थी और लगभग सबके साथ सोडोमी यानी समलैंगिक व्यवहार हुआ था, दुराचार हुआ था। बड़ी मुश्किल से हाहाकार मच गया था और सरकार को इस पर जवाब देना भारी पड़ रहा था। लेकिन ये घटना कोई 1.5 साल पहले की थी। इंटरनेट पे मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत सनसनीखेज घटना, पिछले 30-40 सालों में लखनऊ के इतिहास की सबसे सनसनीखेज घटनाओं में एक माना जाता है। खैर, अपराधी पकड़े गए थे और 1.5 साल से इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। अखबारों ने इस खबर को इस तरह से लिखा कि लगता है वो सीरीज़ फिर शुरू होगी जो आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हुई थी, बच्चों के साथ कुकर्म करके उनकी लाश को फेंक देने वाली। इसलिए पुलिस भी ज़्यादा सतर्क थी और बाकी लोग भी ज़्यादा सतर्क थे। रात में ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज, स्मूदरिंग, एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ स्मूदरिंग, उसमें यानी मुंह दबाकर हत्या किया जाना बताया गया और कुछ चोटें भी शरीर में प्रमाणित हुई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसके साथ, बच्चे के साथ दुराचार हुआ था। सोडोमी की पुष्टि हुई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। प्राइवेट पार्ट्स में चोट और ब्लीडिंग के निशान मौजूद थे। पुलिस ने आनन फानन में पहले उन तीनों जो बी ब्लॉक में 3 लिफ्ट थी, उनके 6 ऑपरेटरों सहित उसमें काम करने वाले करीब 1 दर्जन लोगों को पूछताछ के लिए थाने पर बिठाया। एक एक करके उनसे गंभीरता से पूछताछ की जाने लगी। एसएसपी ने इस संबंध में 5 टीमें बना दी ताकि अगर ये उस तरह की घटना हो जो 2 साल पहले हुआ करती थी तो उसमें अब की बार पुलिस पर लापरवाही के आरोप न लगें। एक टीम ने लग के इन सभी लोगों से पूछताछ शुरू की। लिफ्ट ऑपरेटर से, चूंकि लिफ्ट के पिट में ये शव मिला था, इसलिए लिफ्ट ऑपरेटर से बहुत ही गंभीरता से पूछताछ हुई। लेकिन पूछताछ के बाद
ऐसा लगा कि सभी लिफ्ट ऑपरेटर इस पूरी घटना से अनभिज्ञ हैं, इसलिए उन्हें जाने दिया गया। और फिर इस बात पर पूछताछ और जांच केंद्रित की गई कि कौन कौन इस तकनीक को या कौन कौन इस सीक्रेट को या कौन कौन इस तरीके को जानता है कि कैसे लाश को पिट तक पहुंचाया जाए, क्योंकि सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति लाश को लिफ्ट के नीचे वाली पिट पर नहीं पहुंचा सकता, चाहे वो जितना बड़ा अपराधी हो। जो जानकार आदमी है, लिफ्ट के ऑपरेशन का जानकार आदमी है, अच्छी तरह से जो इस पूरी प्रोसेस को जानता है, सिर्फ वही लाश को पिट तक इत्मीनान से पहुंचा सकता है, बाद में उसका ताला भी बंद कर सकता है। तो इस पर जांच केंद्रित की जाने लगी। इसके लिए मेंटेनेंस वालों को बुलवाया गया। अलग अलग मेंटेनेंस का, जो जैसे पाइपलाइन का मेंटेनेंस होता है, बिजली की लाइन का मेंटेनेंस होता है, टूटी हुई लिफ्ट का मेंटेनेंस होता है, उन सरकारी क्वार्टर्स में एसी का मेंटेनेंस है, या जो जो आपके बाकी जो कूलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनका, एसी एयर कंडीशनर का जो रिपेयर करने वाले लोग हैं, उन सब की लिस्ट मांगी गई मेंटेनेंस वालों से और उनकी सूची बनाई गई। एक एक करके उनको उनसे बातचीत, उनसे पूछताछ, कभी कड़ाई से कभी बातचीत से उनसे पूछताछ शुरू हो गई। रिकॉर्ड निकलवाए गए कि ये जो पूरी ओसीआर बिल्डिंग के दोनों ब्लॉक में 6 लिफ्टें हैं, इन लिफ्टों की मरम्मत कब कब कराई गई, वो मरम्मत किसने शिकायत की थी, ताकि उससे पूछा जा सके कि कब मरम्मत हो गई थी शिकायत करने के बाद, और किसने उसको अटेंड किया था, और किसने उसके रिपेयर से संबंधित बिल्स और वाउचर्स सबमिट किए थे, ताकि ये पता लगे कि रिपेयर करने वाला कौन है जिसने बिल प्रस्तुत किए हैं। ऐसे लोगों को बुलाकर उनसे ये पूछा गया कि इसके ठीक कराने में कौन कौन मैकेनिकल आदमी इस्तेमाल किया गया है। इस गंभीर जांच, घंटों चली इस गंभीर जांच में एक व्यक्ति का नाम ऐसा आया जो कि न तो सरकारी कर्मचारी है, न तो मेंटेनेंस विभाग का कोई सदस्य है, न ही सरकारी अमले में किसी दूसरे पद पर है, लेकिन हर रिपेयरिंग में उसका नाम बताया गया। एसी की रिपेयरिंग हो, फ्रिज की रिपेयरिंग हो, केबल की रिपेयरिंग हो, लिफ्ट की रिपेयरिंग हो, दरवाजे खिड़की की रिपेयरिंग हो, उस सब में उस मैकेनिक का नाम पाया गया। जब भी पूछा गया कि हाँ साहब ये थे और ये भी था, ये पूछने पर कि भाई ये किस कैपेसिटी में यहाँ आता था, कौन बुलाता था, किसके कहने पर आता था, क्यों उससे रिपेयर कराया जाता था, इतने सवालों के जवाब जब ढूंढे जाने लगे तो एक जवाब आया कि ओसीआर बिल्डिंग में ही सर्वेंट क्वार्टर नंबर 12, जो ड्राइवर आफ्ताब के नाम आवंटित है, उसका लड़का अमजद, जो 2-1 विधायकों के यहाँ खाना बनाने का भी काम करता है, वही इस लड़के को ले आता है। मेंटेनेंस वालों को जब भी किसी टेक्निकल काम की ज़रूरत पड़ती है, वो अमजद को बुलाकर इसी को बुलाने के लिए कहते हैं, और इसीलिए वो लगभग पूरा दिन ओसीआर कैंपस में ही रहता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है एसी के मेंटेनेंस की, फ्रिज की मेंटेनेंस की, हीटर्स के मेंटेनेंस की, वो यही करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कारीगर है। इतनी बात पता लगने पे सरकारी ड्राइवर आफ्ताब, जो ऑफिशियल सर्वेंट्स क्वार्टर नंबर 12 में रहता था, उसके लड़के अमजद को उठाया गया। उससे पूछा गया, ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है जो हर तरह की गड़बड़ी में तुम उसको बुला के लाते हो, वो ठीक करता है। उसने बताया कि मेरे दोस्त का नाम आबिद है। अमजद की उम्र 18 साल और आबिद की उम्र 20 साल। इसकी जो उर्फियत है, यानी बुलाने का नाम इसका हनी भी है। उसने ये बताया कि ये मुरली नगर का रहने वाला है और इसके पिता का नाम मुशर्रत कयूम खां है, जो हजरतगंज की एक दुकान पर काम करते हैं। पुलिस हनी उर्फ आबिद को भी उठा लाई। उसने बताया कि वो एसी, बेसिकली जो काम करता है वो एसी के रिपेयर का काम करता है
अगर ओसीआर में कहीं भी किसी एसी के, फ्रिज के या इस तरह टेक्निकल रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, मेंटेनेंस के पास उसकी शिकायत आती है, तो मेंटेनेंस वाले ही उसको बुला लेते हैं। वो पूरा काम करके जो भी चीज़ गड़बड़ है उसको ठीक कर देता है, आकर मेंटेनेंस वालों को बता देता है। मेंटेनेंस वाले थोड़ी सी पूछताछ करने के बाद उसका बिल प्रस्तुत कर देते हैं। जब उनको पूरा पैसा मिल जाता है तो उसमें से थोड़ा पैसा जो मुझे मेहनताना के नाम पर दे देते हैं, बाकी सब पैसा वही मेंटेनेंस वाले रख लेते हैं। दोनों से पूछताछ हुई तो घटना वाले दिन दोनों ने अपनी अलग अलग जगह लोकेशन बताई, और जब उनकी बताई हुई जगह को वेरीफाई किया गया तो दोनों की बातें झूठ निकली। झूठ पकड़ जाने के बाद पुलिस के पास पर्याप्त कारण बन जाता है कि उनसे श्रेणीबद्ध पूछताछ की जाए। जब एक बार पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कहीं से बचने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से पुलिस को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पुलिस अपने पर आ जाती है। और हुआ भी वही। दोनों की श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू हुई। सत्य बोलक यंत्र का नंबर आते आते दोनों अपनी औकात पर आ गए। अमजद ने बताया कि मेरे पिता आफ्ताब खां 76 से 84 तक विधानसभा में ड्राइवर थे, लेकिन और क्वार्टर नंबर 12 उनको अलॉट था, जिसमें हम लोग रहा करते थे। बड़े आराम से बड़ी मौज की जिंदगी कट रही थी। लेकिन जब सन 85 में उनको इस आरोप में निकाला गया कि तेल उन्होंने सरकारी गाड़ी में बहुत भराया और गाड़ी उतनी चली नहीं, इसका मतलब तेल की चोरी की, तो उन्हें चालक के पद से हटा दिया गया। उसका यह भी कहना है कि साहब, विधानसभा में या जो सरकारी तंत्र में जितने भी ड्राइवर हैं सभी तेल बेचते हैं। अगर वो फील्ड के किसी अधिकारी के यहाँ, किसी मंत्री के यहाँ या विधायक के यहाँ तैनात हैं, विधायक को तो गाड़ी नहीं मिलती, मंत्री के यहाँ अगर तैनात हैं उनकी गाड़ी या एस्कॉर्ट में, तो उनका अधिकारी या मंत्री चाहे 1 किलोमीटर भी न चले, लेकिन 24 घंटे में उनकी टंकी फुल रहती है। आज अगर टंकी फुल कराई तो कल फिर कराएंगे, चाहे माननीय मंत्री जी या वो अधिकारी 1 भी किलोमीटर न चला हो। मतलब कहने का ये कि तेल भरा के और फिर उसको बाद में बेचा जाता है प्राइवेट डीलर्स को, उससे काफ़ी पैसा मिल जाता है। तेल यानी पेट्रोल हमेशा से महंगा आइटम रहा है। और जैसे ही वो चालक के पद से हटा दिए गए इनके पिता आफ्ताब, वैसे ही ये कमाई बंद हो गई और इनको खाने के लाले भी पड़ने लगे। परिवार बड़ा था और तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सबका पालन पोषण होने लगे। अमजद ने बताया कि इसी कारण से मेरी पढ़ाई भी छूट गई। मैं हाई स्कूल में फेल हो गया, उसके बाद मैं पढ़ भी नहीं पाया। उसने ये भी बताया कि हनी उर्फ आबिद जो पकड़ कर आया है, ये मेरा क्लासमेट है। हम लोग एक ही क्लास में पढ़ते थे और हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे। इसी ने उसी पढ़ाई के दरमियान ही रेफ्रिजरेशन का कोर्स कहीं पार्ट टाइम कर लिया था और धीरे धीरे इसको महारत हासिल हो गई, लेकिन इसने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज की तारीख में ये BA पार्ट 2 का छात्र है। हम दोनों का एक और कॉमन दोस्त है जुबैर। उसने भी अपना परिवार चलाने के लिए पढ़ाई भी करता है। परिवार चलाने के लिए वो केबल लगाने का काम जो केबल ऑपरेटर हैं उनके यहाँ से पकड़ लिया है। इन तीनों ने मिलकर मेंटेनेंस वालों की हाथ पैर पकड़े और उन्होंने कहा कि कम से कम OCR बिल्डिंग में अगर कहीं पर रेफ्रिजरेशन का काम हो, AC का काम हो, TV का काम हो, केबल का काम हो, तो ये हम लोगों को बता दिया करें। हमें थोड़े पैसे मिल जाएंगे और आपका काम समय से पूरा हो जाएगा। और यही हुआ भी। धीरे धीरे पूरी OCR बिल्डिंग के इस तरह के काम इन तीनों को मिलने लगे और तीनों को अच्छा पैसा भी मिलने लगा। खगी सिंह बिष्ट के यहाँ जो केबल लगाया गया था, जो केबल उस ज़माने में चैनल्स देखने के लिए TV के केबल लगाए जाते थे, 100-200 रुपये, 250 रुपये महीने उसका किराया हुआ करता था। तो ये केबल लगाने का काम भी
जब मेंटेनेंस वालों को खगी सिंह रावत ने बिष्ट ने बताया था, तो उन्होंने इसी अमजद को बताया। अमजद ने जुबैर को लाकर खगी सिंह बिष्ट के घर में केबिल लगवा दिया था और तभी अमर से इसकी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों एक ही कैंपस में रहते थे। फिर दोनों ने बताया कि अमर सिंह को साइकिल चलाने का बहुत शौक था। पहले वो ए ब्लॉक में फैज से साइकिल मांग के चलाया करता था शाम को, लेकिन जब अमजद से दोस्ती हो गई तो वो अमजद के भाई महताब से साइकिल मांग कर साइकिल चलाने लगा। थोड़े दिन बाद जब ये रोज रोज की बात हो गई तो महताब उसको किराए पर साइकिल उपलब्ध कराने के लिए पास में एक किराए की साइकिल वाली दुकान पर ले गया और उसे किराए पर साइकिल उपलब्ध कराने लगा। इधर अमजद और आबिद दोनों चूंकि साथ साथ पढ़ते थे, बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे और काम के लिए दोनों ही ओसीआर बिल्डिंग में दिन भर रहा करते थे और ये दोनों ही समलैंगिक थे। दोनों के बीच समलैंगिक संबंध भी हो गए। शाम के समय जैसे ही अमर सिंह बिष्ट आता था स्कूल से, वो इसको वहीं क्रिकेट खेलने के लिए ले जाते थे और लगभग प्रतिदिन, या तो अगर ये दोनों में से कोई नहीं है, किसी काम पर हैं, तो वो साइकिल चलाता था, अदरवाइज वो इनके साथ क्रिकेट खेलता था। अमर सिंह 10-11 साल उसकी उम्र, गोरा चिट्टा बेहद खूबसूरत लड़का था और ये दोनों ये अमजद और आबिद ये दोनों समलैंगिक थे। इनकी नज़र खराब हो गई अमर पे। आपस में बातचीत करते समय एक जो समलैंगिक संबंधों वाले लोग होते हैं या जो इस तरह के समलैंगिकता में लिप्त लोग होते हैं, वो ऐसे टारगेट को मुलायम चारा कहते हैं। तो ये चारा कहने लगे उसे, ये चारा है, कैसे खाया जाएगा। गाहे बगाहे उसको छेड़ने लगे, लेकिन वो चूंकि अपरिपक्व मस्तिष्क का 10-11 साल का ही बच्चा था, उसे उसके छेड़खानी में कोई अन्यथा बात शायद नहीं लगी। अगर लगी होती तो जरूर उसने अपने माँ बाप को बताया होता। चूंकि रोज उनके साथ खेलना होता है, रोज उनके साथ साइकिल चलानी होती है और वो किसी न किसी बहाने उसको छूते थे, उसको छेड़ते थे। घटना वाले दिन यानी 23 जुलाई 1999 को शाम को जब उसके स्कूल से आने का टाइम हो गया, उसे देखते रहे, वो सीधे लिफ्ट पर चला गया 12वीं मंजिल में 1204 अपने फ्लैट में। स्कूल के कपड़े उतारे, ये दोनों लिफ्ट के पास जाकर खड़े हो गए, अमजद और आबिद। कोई 15-20 मिनट बाद ही, वैसे तो वो सामान्य रूप से खेलने के लिए ही निकलता था, लेकिन उस दिन वो हाथ में कुछ पैसा लेकर निकला। जैसे ही वो लिफ्ट में भीतर घुसा, ये दोनों भी उसके साथ घुस गए और कहा कि खेलने चल रहे हो? तो उसने कहा नहीं, अभी मैं चाय की पत्ती लेकर आऊँगा, मम्मी को घर में दूंगा, तब खेलने चलूँगा। लेकिन इन दोनों की नीयत पहले से खराब थी। इसके पहले कि लिफ्ट नीचे के लिए चलती, एक कोई दूसरा आदमी ऊपर उसमें लिफ्ट में आ गया और वो 12वीं से 10वीं मंजिल पर उसने लिफ्ट रोकी और वो निकल गया। उसके बाद अमजद लिफ्ट की बटन के पास खड़ा हो गया। चूंकि ये पूरा टाइम वहीं रहते थे, रिपेयरिंग का, इन सब का काम करते थे, इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, इन्हें सारे ट्रिक्स पता थे। इन दोनों ने उसको किसी भी तल पर नहीं रुकने दिया और सेकंड और थर्ड फ्लोर के बीच में ले जाकर लिफ्ट को खड़ा कर दिया। अमजद ने अमर का मुंह दबा दिया और आबिद ने उसके साथ दुराचार किया। अमजद मुंह पकड़े रहा और आबिद उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। थोड़ी देर बाद आबिद ने इसका मुंह दबाया और अमजद ने इसके साथ दुष्कर्म किया। बहुत देर तक मुंह दबाने के कारण अमर सिंह बिष्ट की सांसें रुक गईं। प्राण निकलने से पहले जब वो छटपटाया तो उसका सिर लिफ्ट की दीवारों में लड़ गया, जिससे खून निकलने लगा।
जब उन दोनों ने उसको हिलाने डुलाने की कोशिश की, उनके भी होश फाख्ता हो गए कि ये तो मर गया। दूसरे तल पर उन्होंने लिफ्ट रोक दी। अमजद भाग के नीचे की तरफ गया कि किसी फ्लोर के किसी गैलरी में कोई आदमी तो नहीं है। अमजद ने उसको अपने कंधे पर लादा और चुपचाप ठीक बगल में जो सीढ़ियां हैं उससे पहले तल पर और फिर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गया। ग्राउंड फ्लोर पर जीने के नीचे यानी सीढ़ी के नीचे वाला जो हिस्सा है उसमें तमाम झाड़ू, पोंछा और तमाम जो लोग ऊपर अलग अलग तल पे काम करते हैं, सफाई कर्मी, उनका सामान, तमाम कूड़ा करकट वहां पर भरा रहता है। उसी कूड़े करकट के बीच इन दोनों ने लाश को छिपा दिया। उसके बाद बाहर ग्राउंड फ्लोर पर चहलकदमी करने लगे। उनको पता था कि 8 बजे लिफ्टमैन की ड्यूटी खत्म हो जाएगी। अगर उसका प्रतिस्थानी आ गया तब तो वो उसको सीधे दे देगा चाबी, और अगर प्रतिस्थानी नहीं आया तो वो जो की बॉक्स के भीतर जहां चाबी टांगी जाती है वहां टांग कर चले जाते हैं। और सामान्य रूप से प्रतिस्थानी कभी 8 बजे नहीं आते। वो अपना खाना वाना खा के 10 बजे के बाद ही आते हैं। जैसे ही लिफ्ट ऑपरेटर 8 साढ़े 8 बजे चाबी टांग कर निकल गया, अमजद ने वहां से चाबी निकाली, पिट के तरफ जाने के लिए जो प्लेट खोलनी होती है उसको खोला, लाश को वहां से जीने के नीचे से निकाला और उसी पिट में डाल दिया। चाबी वैसे ही बंद की, उसी जगह टांग दी और दोनों घर चले गए। पुलिस ने अमजद और आबिद की ब्लड स्टेन्ड शर्ट बरामद कर ली और लिफ्ट की जब फॉरेंसिक जांच कराई गई तो उसमें वो ब्लड स्टेन्स जो उसके सिर लड़ने की वजह से गिरे थे वो भी कब्जे में ले लिए गए। अमजद और आबिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज की घटना में 2 वयस्क और कामांध समलैंगिक युवकों ने एक छोटे और अबोध बच्चे की जान कामांधता में ले ली, पर गलती घर वालों की। वो देख रहे थे कि 10-11 साल का एक बच्चा हर रोज 18-20 साल के 2 लोगों के साथ खेलने जाता है, साइकिल चलाने जाता है, क्रिकेट खेलता है, जबकि उन दोनों का उम्र का कोई मेल नहीं है। एक 18-20 साल के लड़के जो जवान हो चुके हैं, जो वयस्क हो चुके हैं, और एक जो अभी मानसिक रूप से भी परिपक्व नहीं है। पकड़े जाने के बाद लोगों ने वहां पर जो कर्मचारी हैं, जो बाकी लोग हैं जिनका इन दोनों अमजद और आबिद से वास्ता पड़ता था, उन्होंने बताया कि वो चाल ढाल से ही समलैंगिक लगते थे। और ऐसा नहीं है कि अमर सिंह बिष्ट के माँ बाप को भी नहीं लगते होंगे। और ये लापरवाही या तो माँ बाप की अज्ञानता की वजह से या उनकी इग्नोरेंस की वजह से या उनकी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ जो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और अपना इकलौता बेटा खो दिया। किस्सा गोई परिवार के लोग भी ये जरा ध्यान रखें कि बच्चों की दोस्ती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़कियां हों, उनके हम उम्र लड़के या लड़कियों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि साथ साथ उठने बैठने और साथ साथ खेलने वालों के बीच अगर उम्र का बहुत बड़ा अंतर होगा तो लैंगिक अपराध होने की संभावना 70 से 80% होगी। मैंने आपको ऐसी बहुत सी घटनाएं बताई हैं जिनमें पड़ोसी लड़का 22 साल का, लड़की 8 साल की, जिनमें रिश्तेदार, अपना सगा रिश्तेदार बच्ची या बच्चे को खिलाने पिलाने, गोद में टहलाने, सबने देखा, पूरा परिवार देखता था।
लेकिन ये मान के कि साहब ये तो रिश्तेदार है, और ये घटनाएं हुई थी। 70 से 80% घटनाएं लैंगिक अपराध उम्र के बड़े अंतर में मेलजोल, दोस्ती, खेलकूद, साथ बैठने, साथ उठने, साथ खेलने वालों में हुई है। इसका आप हमेशा ध्यान रखें। पेरेंट हैं तो ध्यान रखें, भाई बहन हैं तो ध्यान रखें, मित्र हैं तो ध्यान रखें, पड़ोसी हैं तो ध्यान रखें कि कभी इस तरह की बेमेल उम्र के बीच दोस्ती हमेशा ऐसे अपराध को जन्म देती है। आशा है आप सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।